बात करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर में है एशिया का सामान्य परिचय। अगर हम देखें तो अगर पूरी पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया, अर्थात यह पूरे विश्व के लगभग 32% क्षेत्र पर फैला हुआ है। भू क्षेत्र पर जो स्थलीय क्षेत्रफल है उसका लगभग 32% भाग एशिया के अंतर्गत आता है। अगर हम कहें तो लगभग 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगर हम देखें तो न केवल ये सबसे बड़ा महाद्वीप है बल्कि ये विविधताओं से भरा हुआ महाद्वीप भी है। और यहीं पर विश्व की जो प्राचीनतम विकसित सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या चीन की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं एशिया में ही उत्पन्न हुई या एशिया में ही इनकी उत्पत्ति हुई। और इसी कारण से हम जो एशिया को प्राच्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हालांकि जो एशिया शब्द है इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द आसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। अब हम देखते हैं कि इसकी स्थिति और विस्तार किस प्रकार का है। अगर हम स्थिति देखें तो एशिया पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के से उत्तरी ध्रुव तक स्थित है। इसका अधिकांश भाग, कुछ भाग को छोड़ दें तो ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्णतः ये पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम देखें अक्षांशीय विस्तार तो 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिण से लेकर 81 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, और देशांतरीय विस्तार अगर देखें तो 26 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इस महाद्वीप की तो 8,580 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 7,720 किलोमीटर है। अगर हम देखें तो जो भूमध्य रेखा है, इस महाद्वीप के कुछ द्वीप हैं जो खासतौर पर इंडोनेशिया के द्वीप हैं, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलवासी, मलक्का, इनके बीच से गुजरती है। जबकि जो कर्क रेखा है वो दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया से होकर गुजरती है। जो मुख्य भूमि है एशिया की वो मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। जैसे मैंने पहले भी कहा, दक्षिणी गोलार्ध में इंडोनेशियाई द्वीप समूह के कुछ द्वीप आते हैं। अगर हम देखें तो इसके उत्तर में, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है जो कि पूरे साल हिमाच्छादित रहता है। दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व की तरफ अगर जाएं तो प्रशांत महासागर है। पश्चिम में ये भूमध्य सागर है और पश्चिम में जो यूरोप है उसको यूराल पर्वत इससे अलग करता है, एशिया से अलग करता है। तो यूरोप, इसके अलावा कैस्पियन सागर, काला सागर, कॉकेशियन पर्वत और डार्डेनेल्स, ये भी जल संधि जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और अगर हम देखें अफ्रीका से तो लाल सागर और स्वेज जल
स्थल डमरू मध्य जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अब हम देखते हैं कि ये विविधताओं का महाद्वीप है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मानव जाति का जो जन्म स्थल है वो भी क्रेडल ऑफ मैनकाइंड वो एशिया ही है। मनुष्य के सबसे पुरातन जो जीवाशेष एशिया में मिलते हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मानव का विकास है वो अरब सागर के आसपास ही हुआ है। इसी तरह से जावा से जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, प्राचीन मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, उससे भी यही अंदाजा लगता है कि जो मानव जन्म है, जन्म स्थल है मानव का, वो एशिया ही है। और एशिया से ही दूसरे महाद्वीपों में, चाहे वो अफ्रीकन महाद्वीप हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ पर एशिया से धीरे धीरे लोग स्थानांतरित हुए। और यही कारण है कि एशिया में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीनी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। हम अगर देखें तो विश्व के जितने भी बड़े धर्म हैं उनकी भी जन्म स्थली एशिया ही है। आप ले लीजिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की जो जन्मस्थली है वो भारत है, अर्थात दक्षिणी एशिया में हुआ। यहीं पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान महावीर हैं, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, ये भी भारत में ही हुआ। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो अरब क्षेत्र है एशिया का, वहाँ पर ईसाई धर्म की, इस्लाम धर्म की और यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई। चीन में कन्फ्यूशियस धर्म की भी उत्पत्ति हुई। तो इस तरह हम देखते हैं कि एशिया में विश्व के जितने भी धर्म हैं, बड़े धर्म हैं, उनकी उत्पत्ति एशिया में ही हुई। और इससे भी पता लगता है कि मानव का जो जन्म स्थल है वो एशिया है। एशिया विविधताओं का महाद्वीप है। यहाँ पर चाहे आप प्रादेशिक विषमता देख लीजिए, अर्थात भौगोलिक विविधताएं यहाँ पाई जाती हैं, चाहे वो स्थलाकृति में हैं, चाहे वो जलवायु में हैं, चाहे वो मृदा में हैं या प्राकृतिक वनस्पति में हैं। इसी तरह से सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं भी, आर्थिक विविधताएं भी, आर्थिक क्रियाकलापों में विविधताएं भी एशिया में अत्यधिक पाई जाती हैं। एशिया का पहली बात तो ये है कि आकार बहुत विशाल है और इसी के कारण ही ये सारी विविधताएं या विषमताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भू आकृतिक स्वरूप में यहाँ बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। एशिया का जो धरातल है वो सर्वत्र एक जैसा नहीं है। कहीं पर उच्च पर्वत हैं, अर्थात विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसको हम हिमालय कहते हैं, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो भी एशिया में है। अगर हम देखें विश्व का जो सबसे गहरा स्थान है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त, वो भी 11,033 मीटर गहरा है, समुद्र तल से नीचे है, वो भी एशिया में है। इसी तरह से जो एशिया में विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल, चाहे वो अरब का मरुस्थल हो, थार मरुस्थल हो, वो भी तकलामकान हो, तो ये मरुस्थल भी एशिया में पाए जाते हैं। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठारीय क्षेत्र है तिब्बत, वो भी एशिया में ही है।
तो इस तरह हम देखते हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी आंतरिक झील है कैस्पियन सागर, वो भी एशिया में ही है। विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जिसकी गहराई 1485 मीटर है, वो भी एशिया में ही पाई जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि एशिया में भूआकृतिक दृष्टि से सबसे गहरे, सबसे ऊंचे स्थान यहीं पर हैं, और इसके बीच में इसमें पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदानी सिंधु गंगा का जो मैदान है या हुआंग हो नदी का मैदान है, तो बड़े बड़े मैदान भी नदी के मैदान, नदी द्वारा निर्मित मैदान भी यहाँ पाए जाते हैं। अगर हम विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को देखें तो उसमें जो एशिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे विश्व की और एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा और भी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिनमें माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, गाशेर ब्रह्म, अन्नापूर्णा, मनालसू, चोथू, लोहोटसे, ये कुछ विश्व हिमालय पर्वत की कुछ चोटियां हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये एशिया में ही हैं। अब हम देखते हैं कि जलवायु में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है जैकबाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, वो भी एशिया में ही है। विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयंस्क, जो कि पूर्वी रूस में है, वो भी एशिया में ही है। विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानसिनराम, जो कि भारत के मेघालय में है, जहां पर की वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 1145 सेंटीमीटर है, वो भी भारत में ही, एशिया में ही है, एशिया महाद्वीप में ही है। और विश्व का जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, जो कि अदन है, अरब में है, जहां 10 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, वो भी एशिया में ही स्थित है। इस तरह हम देखते हैं कि जलवायु में भी यहाँ पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु से लेकर शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु जो है वो मिलती हैं। एशिया का जो जलवायु के विषय में ही है कि जो वर्षा है, ये अधिकांश अर्थात 90% से अधिक वर्षा एशिया में ग्रीष्म काल में होती है, और सिर्फ 10% वर्षा ऐसी है जो शीतकाल में होती है। एशिया का जापान या दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ भाग हैं जहां शीतकालीन वर्षा देखने को मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो वर्खोयंस्क है उसको हम पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ठंडा है। यहाँ -69 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। इसके बाद हम देखें तो मृदा में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो एशिया में विश्व की लगभग सभी प्रकार की मृदाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय पठारी की काली मिट्टी, गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान की उर्वर दोमट मिट्टी, थार, अरब, गोबी या तकला मकान जैसे मरुस्थल की मरुस्थलीय मिट्टी, इसी तरह से नदियों जहाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ डेल्टाई मिट्टी। तो एशिया में लगभग हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर हम वनस्पति देखें तो वनस्पति में भी एशिया में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। एशिया में हर प्रकार की, विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम अगर देखें तो विषुवत रेखीय वन
या जिनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, से लेकर कौनधारी वन तक, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वन तक, इन्हीं के बीच में पतझड़ी वन, चाहे वो नम पतझड़ी हैं या शुष्क पतझड़ी हैं, या घास के मैदान हैं, स्टेपीज के घास के मैदान। तो यहाँ सभी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इसलिए एशिया को वनस्पति सभ्यता भी कहते हैं। वनस्पति की सभ्यता का क्षेत्र अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि एशिया में कौन कौन सी और विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम कृषि स्वरूप में देखें तो कृषिगत एशिया में लगभग खाद्यान्न की जो सभी प्रकार की प्रमुख फसलें, चाहे वो धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, या नकदी फसलें अगर देखें, चाय है, गन्ना है, जूट है, कपास है, रबड़ है, तंबाकू है, चाहे हम अन्य फसलों को भी देखें तो एशिया में लगभग हर प्रकार की फसल उत्पन्न की जाती है, क्योंकि यहाँ मृदा में और जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। विश्व की लगभग 94% जूट, 92% प्राकृतिक रबड़, 93% धान, 91% चाय और 61% खजूर एशिया में ही पैदा किए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसी है जैसे जैतून है, चुकंदर है या कॉफ़ी है, यहाँ इसकी खेती कम की जाती है। लेकिन जैसा हमने देखा कि बाकी जो है गरम मसाला है, गन्ना है, तो इनकी खेती काफ़ी हद तक की जाती है। तो एशिया में जो कृषिगत विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं, वो पाई जाती हैं। अगर हम औद्योगिक दृष्टि से देखें तो औद्योगिक दृष्टि से भी एशिया में बहुत विषमताएं या विविधताएं में देखने को मिलती हैं। एशिया में जापान जैसे सर्वाधिक विकसित औद्योगिक देश हैं, तो वहीं पर कुछ दक्षिणी एशिया के जैसे नेपाल है, भारत है, भूटान है और अन्य देश भी हैं, पाकिस्तान है, जहां औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है। अधिकांशतः चाहे वो कृषि आधारित उद्योग हों, तो एशिया के कुछ देशों में कृषि आधारित उद्योग, कुछ में खनिज आधारित उद्योग हैं। तो हम देखते हैं कि एशिया में जो है वो सभी प्रकार के उद्योग कहीं न कहीं हैं। अगर हम देखें खनिज संसाधनों में भी यहाँ बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे खनिज है जिनकी कमी भी पाई जाती है, जैसे सोना है, चांदी है, निकल है, जस्ता है, इनकी थोड़ी कमी है। लेकिन बाकी जो है अभ्रक है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, टिन है, लोहो है, इनकी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो खनिज तेल है, कोयला है, या ऊर्जा के जो भी संसाधन हैं वो एशिया में काफ़ी हद तक मिलते हैं। खासतौर पर जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है वहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो एशिया में अगर हम देखें तो खनिज संसाधनों में भी बहुत विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसी तरह से अब हम देखें कि मानवीय विविधताएं, तो एक तरफ एशिया का या विश्व का सबसे घना बसा देश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, या सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरे नंबर का देश भारत, वो एशिया महाद्वीप में ही है। यहीं पर नदी घाटियों में, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान हो, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान जो बहुत घने बसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि बहुत कम घने बसे हुए हैं, जिनमें टुंड्रा प्रदेश खास तौर पर है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में जहाँ पाया जाता है वो देश सिंगापुर, वो एशिया में ही स्थित है। और बहुत कम जनसंख्या घनत्व, आप कह सकते हैं एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम, मंगोलिया, वो देश भी एशिया में ही है। एशिया में जहाँ मानवीय विविधताएं पाई जाती हैं, वहीं पर सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर विकसित क्षेत्र भी हैं सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृतियां हैं वो भी एशिया में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर प्राच्य संस्कृति, खास तौर पर अगर हम देखें तो जो संस्कृति की, प्राचीन संस्कृति के विकास की दृष्टि से देखें तो भारत में, चीन में, इराक में, अर्थात जहाँ पर भी प्राचीन समय में सभ्यताओं का विकास हुआ वहाँ पर प्राचीन संस्कृति का देखने को मिलता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एशिया की नदियों को हम सभ्यता का पालना और महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कह सकते हैं। यहाँ पर अनेक नदियाँ भी हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो एशिया है वो विश्व में न केवल सबसे बड़ा महाद्वीप है, बल्कि सबसे ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ महाद्वीप भी है।